फ्रेंड्स, क्या आपने अपने पिछले महीने की सैलरी स्लिप को चेक किया है? अगर नहीं तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से इंडिया के जॉब मार्केट और रिटायरमेंट सिस्टम में एक ऐसा बदलाव आया है जो पिछले 74 इयर्स में कभी नहीं हुआ है। 1952 की पुरानी ईपीएफ स्कीम अब इतिहास बन चुकी है और उसकी जगह ले ली है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 ने। सोशल मीडिया पर इसका हल्ला मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि पेंशन बंद हो जाएगी और कोई कह रहा है कि अब पीएफ सिर्फ 1800 रुपए कटेगा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कंपनीज अब आपका पैसा खा जाएंगी। तो सच क्या है? क्या आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ने वाली है, या फिर आपके बुढ़ापे का सहारा जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है वो खतरे में आ चुका है? आज की इस वीडियो में हम इस नई 2026 की स्कीम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे 3 बड़े चेंजेस जो आपकी जेब पर डायरेक्ट असर डालेंगे, और मैं आपको वीडियो के एंड में 5 एक्शन स्टेप्स दूंगा जो आपको अगले दिन ऑफिस में जाते ही लेने हैं। तो दोस्तों, इसके साथ शुरू करते हैं, पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, आपके लिए फ्री है। फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अचानक ये नया रूल आया क्यों है? देखिए, इंडिया में लेबर लॉज बहुत ही पुराने हैं। हम अभी तक 1952 के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जब इंडिया की इकोनॉमी और जॉब्स का नेचर बिल्कुल अलग था। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पास किया था ताकि सभी लेबर लॉज को मॉडर्नाइज किया जा सके। ये नई ईपीएफ स्कीम 2026 उसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। इसका मकसद है सिस्टम को डिजिटल बनाना, कंप्लायंस को आसान करना, और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच के रिश्ते को डिफाइन करना। लेकिन दोस्तों, जब भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में चीजें सिंप्लीफाई की जाती है ना, तो अक्सर उसमें कुछ हिडन क्लॉजेस होते हैं जो आम आदमी की समझ में तुरंत नहीं आते। और वही हिडन क्लॉज आज का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, द 15,000 लिमिट ट्रैप। इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी मंथली सेविंग्स को इफेक्ट करने वाला है। नए रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी वेज सीलिंग अब भी 15,000 ही रखी गई है। आप पूछेंगे इसमें नई बात क्या है? ये तो पहले भी था। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले और अब में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो है लैंग्वेज का। पुराना सिनेरियो जो 2026 से पहले का था, पहले अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, तो ज्यादातर अच्छी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस एक्सेट्रा बाय डिफॉल्ट पूरे 50,000 का 12% काट लेती थी, यानी 6,000 आपका और 6,000 कंपनी का। इसके लिए वो आपसे ज्वाइनिंग के वक्त एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करवा लेते थे और प्रोसेस चलता रहता था। अब नए सिनेरियो में समझिए, नई स्कीम ने साफ साफ ये कह दिया है कि 15,000 से ऊपर की सैलरी पर पीएफ काटना अब प्योरली वॉलंटरी होने वाला है। अब इसका मतलब ये है कि लीगली कोई भी कंपनी बाउंड नहीं है कि वो आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन करे। कंपनी अब आपसे कह सकती है, देखो भाई, सरकार का रूल कहता है कि 15,000 तक की मैंडेटरी है, हम तो बस उतना ही देंगे। अगर तुमने ज्यादा कटवाना है तो तुम अपनी जेब से काटो, जिसे हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। हम उसको मैच नहीं करने वाले। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है। पुराने केस में आपके एम्प्लॉयर ने 12% काटा, यानी 6,000 रुपए, और आपका 6,000 रुपए कट गया 12%, तो टोटल मंथली सेविंग्स आपकी हो जाती है 12,000 रुपए। अब केस भी समझिए, एम्प्लॉयर बोलेगा मैं सिर्फ 15,000 पर ही आपको पीएफ दूंगा, यानी एम्प्लॉयर का पीएफ कटेगा 12% ऑफ 15,000 यानी 1,800, और एम्प्लॉई का मैचिंग पीएफ कटेगा 1,800। अब टोटल मंथली सेविंग्स जो आपकी हो जाएंगी 3,600 रुपीज। इसका इंपैक्ट ये है कि हर महीने आपकी सेविंग्स 8,400 रुपए से कम हो जाएगी। हाँ, आपको लगेगा कि अरे वाह, मेरी इन हैंड सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों, ये वो मीठा जहर है जो कंपाउंडिंग को मार देगा। 20 साल बाद ये 8,400 का डिफरेंस 50 लाख से 1 करोड़ का नुकसान बन सकता है। अब आपको ये मूव कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना। अब थोड़ी अच्छी खबर की तरफ भी चलते हैं। पैसा निकालना यानी विड्रॉल रूल्स को पूरी तरह बदल दिया गया है। आपको याद है, पहले पीएफ निकालने के लिए 13 अलग अलग वजह ढूंढनी पड़ती थी। बीमारी, शादी, घर रेनोवेशन, एजुकेशन, और हर एक का अलग रूल था। 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। नई स्कीम 2026 ने इसे हटाकर 3 सिंपल बकेट्स में बना दिया है। बकेट नंबर 1 एसेंशियल नीड्स यानी कि जरूरी खर्च। इसमें आती है मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन और शादी। इसके लिए रूल्स बहुत लीनियंट कर दिए गए हैं। ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई, यानी अगर आप बीमार हैं तो सिस्टम आपसे सवाल नहीं पूछेगा, पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और बकेट नंबर 2 है हाउसिंग नीड्स यानी घर का सपना। अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तो आप अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा इस समय निकाल सकते हैं। और थर्ड बकेट है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसमें आते हैं जॉब लॉस, जैसे किसी की नौकरी चली गई या नेचुरल कैलामिटी। अगर आपकी जॉब चली जाए तो 1 महीने बाद आप 75% पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नया लॉक इन रूल भी सुनने में आ रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट्स के मुताबिक सरकार चाहती है कि आप रिटायरमेंट तक अपना पूरा पैसा खाली ना करें, इसीलिए एक मिनिमम रिटेंशन रूल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, शायद आपको अपने अकाउंट में 25% बैलेंस तो छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि बुढ़ापे में आप बिल्कुल सड़क पर ना आ जाए। ये एक सेफ्टी नेट है, पर कुछ लोगों को ये काफी रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और फैमिली सिक्योरिटी की। ईपीएफ 3.0 लॉन्च हो रहा है। इसका विजन है नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब आप क्लेम फाइल करें और कंप्यूटर चेक करके पैसा भेज दें। कोई बाबू नहीं, कोई ऑफिसर बीच में ना आए, ताकि सीमलेसली जिस तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उस तरह आपको भी पैसा मिल जाए। लेकिन इसके लिए आपका केवाईसी यानी आपका आधार, आपका पैन, आपका बैंक 100% मैच होना चाहिए। अगर नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की भी गलती है तो सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देगा। अब आते हैं द मैरिज नॉमिनेशन रूल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल ना बहुत लोगों को पता ही नहीं। अंडर द न्यू स्कीम अगर आपकी शादी होती है तो आपका पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। यानी अगर आपने पहले अपनी माँ या भाई को नॉमिनी बनाया था और अब आपकी शादी हो गई है तो वो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। आपको शादी के बाद दोबारा फ्रेश नॉमिनेशन को फाइल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है कि स्पाउस को ही बनाए, पर पुराने वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नया भरना जरूरी है। सोचिए, अगर आपने ये नहीं किया और कुछ अनहोनी हो गई तो परिवार को पैसा मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अब इसको ना जरा कॉर्पोरेट एंगल से देखते हैं। इस स्कीम से कंपनीज को क्या फायदा होने वाला है? सीधी बात है, इसमें काफी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अगर बड़ी कंपनियां डिसाइड करती हैं कि वो अब सिर्फ 1800 तक का ही कंट्रीब्यूशन देंगी, तो उनका सालों का हजारों करोड़ रुपए बच सकता है। सोचिए, एक कंपनी ने 1 लाख एम्प्लॉइज है। अगर हर एम्प्लॉय पर कंपनी 2000 रुपए भी बचा लेती है तो महीने का 20 करोड़ रुपए का सीधा प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, डर इस बात का है कि कंपनियां इसे कॉस्ट कटिंग टूल की तरह यूज कर सकती हैं, और नुकसान किसका होगा? आपका। क्योंकि पीएफ का 8.25% पर एनम इंटरेस्ट रेट एक सेफ हेवन है जो शायद ही कोई और डेट इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। दोस्तों, एनालिसिस बहुत हो गया, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। मैं नहीं चाहता आप डरें, मैं चाहता हूं कि आप एक्ट करें। ये रहे आपके 5 एक्शनेबल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है चेक योर सैलरी स्लिप। इस महीने जब सैलरी आए तो पीएफ डिडक्शन कॉलम देखें, उसको कैलकुलेट करें। पीएफ अमाउंट को बेसिक सैलरी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर 12% आ रहा है तो बधाई हो, आप अभी सेफ। अगर आंसर बहुत कम आ रहा है, मतलब अराउंड 1800, तो समझ लीजिए कि कंपनी ने कैप लगा दिया है। अगर ऐसा होता है तो स्टेप 2, टॉक टू एचआर। अगर कैप लग चुका है तो एचआर को ईमेल करें, उससे पूछे क्या मैं वॉलंटरी हायर कंट्रीब्यूशन ऑप्ट इन कर सकता हूँ। याद रखिए, कंपनी मना नहीं कर सकती आपको अपनी तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से अपना शेयर बढ़ाने के लिए। फिर स्टेप 3, आप अपनी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी अपना शेयर नहीं बढ़ा रही है तो आप हार मत मानिए। आप अपना कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ा के 20%, 30% या 50% तक भी कर सकते हैं वाया वीपीएफ। क्यों? क्योंकि आपको 8.25% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, और ऐसा कोई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है पूरे इंडिया में जो टैक्स फ्री आपको 8.25% देता है। अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बेटर कर सकते हो तो आप वो पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड पे डाल सकते हो, पर अगर आपको ईपीएफ से प्रेम है, अगर आपको लगता है ईपीएफ मेरे राइट इंस्ट्रूमेंट है, तो आप अपनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा भी सकते हो। अब आते हैं स्टेप 4 पे, अपडेट ई नॉमिनेशन। आज ही ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें और अपना ई नॉमिनेशन स्टेटस चेक करें। अगर शादी हुई है तो तुरंत उसे अपडेट कर दें। मैंने वापस बताया, शादी हुई है का मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉमिनी आपकी वाइफ हो, पर शादी के वक्त आपकी पुरानी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है तो उसे आपको अपडेट जरूर करना पड़ेगा। अब स्टेप 5 आता है यूएएन आधार लिंक। मेक श्योर आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार लिंक है और मोबाइल नंबर अपडेटेड है, वरना नए ऑटो सेटलमेंट का फायदा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। वीडियो को पॉज करके ये 5 स्टेप्स लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, बदलाव जो है हमेशा आता रहेगा। हमें बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बदलाव के हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ईपीएफ स्कीम 2026 डिजिटल इंडिया के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। बस शर्त यह है कि हम अपने राइट्स को समझें और अपनी सेविंग्स की जिम्मेदारी खुद लें। सरकार ने रूल्स बनाए हैं, पर उन रूल्स को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है वो सब हमारे हाथ में। अगर आपको वीपीएफ, पीपीएफ इन सब के बीच में कंफ्यूजन है, या आप चाहते हैं मैं ईपीएफ 3.0 का पूरा ऐप ट्यूटोरियल पर एक वीडियो बना दूं, तो नीचे कमेंट में पीएफ 2026 लिख दीजिए। इस वीडियो को अपने हर उस कॉलीग के साथ शेयर कर लीजिए जो ऑफिस में आपके बगल में बैठा है। शायद आप किसी का रिटायरमेंट बचा सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना और किन मुद्दों पे वीडियो बनाऊं। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।